त्रुटियों के संयोजन को पढ़ाने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी में एक बच्चा है। यह बच्चा स्कूल में जब कभी भी इस शब्द को पढ़ने के लिए कहा जाता है कि बेटा पढ़ो क्या है, तो ये बोलता है नटूरे है। क्या है? नटूरे है। और बच्चा बहुत ही हाई फाई स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसकी समस्या पर शोध होता है। तमाम साइकोलॉजिस्ट वगैरह आते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो थक हार जाते हैं। तो अंत में जो है गार्जियन को बुलाया जाता है कि साहब ये देखिए, ये आपका बच्चा क्यों नटूरे नटूरे बोल रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो गार्जियन ने क्या कहा कि मैडम इसका फटूरे ही खराब है। फटूरे ही खराब है मतलब फ्यूचर को उन्होंने क्या बोला? फटूरे। तो अब समझ में आए समस्या की जड़ कहाँ थी? समस्या की जड़ घर थी। घर पर ही जब नटूरे और फटूरे बोला जा रहा है तो बच्चे में तो वो गड़बड़ी आनी आनी है। यानी गड़बड़ी जो थी वो पेरेंट्स में थी, ठीक है, और वह ट्रांसफर हो गई किसमें? बच्चे में ट्रांसफर हो गई। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ एरर। ठीक है, तो मैंने मजाक किया है उसको समझाने के लिए कि ट्रांसफर ऑफ एरर, ट्रांसफर पेरेंट्स ओरिजिनल गड़बड़ी तो पेरेंट्स में, लेकिन ट्रांसफर किस में करी गई? बच्चे में चली गई। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि दो रॉड्स हैं जिनकी लंबाई L1 और L2 है और वो अगल बगल अगर रखे गए हैं, ठीक है, तो कंबाइंड लंबाई कितनी होगी? L=L1 + L2 होगा। लेकिन L1 को मेजर अगर किया जाएगा तो त्रुटि आएगी। तो ये L1 ± डेल्टा L1 है और ये L2 ± डेल्टा L2 है। ठीक है, तो इसमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा L1 है और इसमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा L2 के बराबर है। तो हमारी इच्छा है ये जानने की कि L में कितनी त्रुटि होगी। ठीक है, जो कंबाइंड लंबाई है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं L1 + L2 करके, उसमें कितनी त्रुटि आएगी, इसी को हम बोलते हैं त्रुटियों का संयोजन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर एक रॉड जो है L1 लंबाई की है उसमें से L2 लंबाई काट करके हटा दिया जाए तो कितनी लंबाई बचेगी? तो यहाँ पर देखिए घटाना हो गया, यहाँ क्या है? जोड़ है। हियर दैट इज एडिशन, हियर इट इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तब क्या नियम लगेगा? तब इसमें त्रुटि का क्या नियम लगाएंगे? तो आइए इन्हीं मुद्दों को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक भौतिक राशि है Z = A + B। तो Z किस पर निर्भर है? A नाम की भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी और B नाम की फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर है। अब A को मेजर किया जाएगा तो A में गड़बड़ी आएगी, A ± डेल्टा A, और B को मेजर किया जाए तो क्या आ जाएगा? B ± डेल्टा B आएगा। और तो भाई यहाँ पर Z में देखा जाएगा तो Z ± क्या हो जाएगा? डेल्टा Z हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू दिस मच। अब इसको थोड़ा सा जा करके लिख सकते हैं, Z ± डेल्टा Z इज इक्वल टू A + B, है ना, ± डेल्टा A ± अब A + B कितने के बराबर है? Z के बराबर कट जाएगा तो ± डेल्टा Z, है ना, इज इक्वल टू ± डेल्टा A ± डेल्टा B होगा। अब यहाँ पर 4 विकल्प है ना। Z में जो त्रुटि निकालेंगे उसमें 4 विकल्प है। मान लीजिए कि A में जो त्रुटि आई वो पॉजिटिव आई, डेल्टा A पॉजिटिव आई, और B में जो त्रुटि आई वो भी पॉजिटिव आई, तो ये डेल्टा B हो गया। एक विकल्प ये भी हो सकता है कि A में पॉजिटिव है, B में क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाए, तो Z में एरर इतना आएगा। यहाँ पर A में निगेटिव आ जाए और B में क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, है ना, डेल्टा A।
और ए में भी निगेटिव आ जाए और बी में भी निगेटिव आ जाए, तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। तो अगर मान लीजिए डेल्टा ए 0.3 है और डेल्टा बी जो है 0.2 है, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 0.5। और ये कितना हो जाएगा, 0.3 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.1 हो जाएगा। 0.3 माइनस प्लस 0.2 इज इक्वल टू माइनस 0.2 हो जाएगा। और माइनस डेल्टा ए 0.3 प्लस 0.2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए न्यूमेरिकली अगर देखें तो अधिकतम पॉजिटिव डायरेक्शन में इतना है, अधिकतम नेगेटिव डायरेक्शन में इतना है। और जब कभी भी हम त्रुटियों के बारे में बात करते हैं तो अधिकतम के बारे में बात करते हैं, बीच वाली चीज के बारे में बात नहीं करते हैं। जब कभी भी रिस्क की बात किया जाता है तो अधिकतम के बारे में बात किया जाता है। तो जेड में जो प्लस और माइनस जो होगा वो कितना होगा, या तो प्लस या तो माइनस, कितना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। ठीक है, प्लस माइनस दोनों तरफ से कट गया, देयरफॉर डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी अगर जेड बराबर ए प्लस बी है तो ए को मेजर किया गया, बी को मेजर किया गया। ए में मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए के बराबर है, बी में माध्य औसत त्रुटि जो है डेल्टा बी है। तो जेड में जो औसत त्रुटि होगी वो कितनी होगी, माध्य औसत त्रुटि होगी वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर होगी। ठीक है, तो त्रुटियों का संयोजन हमें समझ में आ गया कि जेड में कितनी त्रुटि है ये पता किया जा सकता है अगर ए की त्रुटि और बी में होने वाली माध्य त्रुटियां अगर मालूम है तो जेड में भी पता चल जाएगा कि कितनी त्रुटि होगी। अब आइए, अगर जेड बराबर अगर मान लीजिए ए माइनस बी अगर हुआ तब इस कंडीशन में भी हम दिखा सकते हैं कि माध्य औसत त्रुटि मीन एब्सोल्यूट एरर इन जेड इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी, है ना। माध्य औसत त्रुटि ए में और माध्य औसत त्रुटि बी में। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि माइनस है तभी यहाँ पर प्लस आ रहा है, कहीं गलती से तो नहीं हो जा रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा गलती से नहीं है। डेल जेड बराबर ए प्लस बी हो या जेड बराबर ए माइनस बी हो, है ना। इस वाले केस में तो हमने दिखाया था कि डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। अगर जेड बराबर ए माइनस बी है, यहाँ पर संक्रिया ऑपरेशन जो है माइनस है, उसके बावजूद भी जो है त्रुटि जेड में जो त्रुटि आएगी वह ए की माध्य औसत त्रुटि मीन एब्सोल्यूट एरर बी के मीन एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर आएगी। ठीक है, अब तीसरा ऑपरेशन आता है मल्टीप्लिकेशन। अगर मान लीजिए जेड बराबर ए इंटू बी हो, तब ए को मेजर किया गया और ए कितना है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए आया, और बी कितना है भैया, बी प्लस माइनस डेल्टा बी के बराबर आया। ठीक है, ओके, तब जेड में एरर कितना आएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड आ जाएगा। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ए इंटू बी प्लस ए प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए सॉरी ये इधर, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू दिस मच। जेड बराबर क्या है, ए इंटू बी है। ठीक है, अब त्रुटियों को हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। ए में और बी में जो मेजरमेंट किया जा रहा है उसको कम से कम त्रुटियों को रखने की कोशिश करेंगे। तो डेल्टा ए बहुत कम है, डेल्टा बी भी बहुत कम है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जैसे मान लीजिए 0.1 है, ये भी 0.1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। यह 1 का 10वां हिस्सा है, ये 1 का 10वां हिस्सा है, लेकिन यह इंटू यह क्या है, 1 का 100वां हिस्सा है। तो इस वाले हिस्से को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट कर देंगे मतलब उसको मान लेंगे शून्य के बराबर है, यानी प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी
प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए के बराबर हुआ। ठीक है, अब दोनों साइड में हमने जेड से डिवीजन करने का निर्णय ले लिया, जेड से डिवीजन करने का निर्णय किया, और जेड बराबर है क्या, ए इंटू बी, तो इधर जेड बराबर ए इंटू बी रख देंगे, ए इंटू बी रख देंगे, तो ये देखिए बी बी से कट गया, ए से कट गया, तो ये डेल्टा ए बाई ए हुआ और ये डेल्टा बी बाई बी हुआ। तो ये प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा। ठीक है, अब वही बात है कि अब चार पॉसिबिलिटीज यहां पर भी हो सकती हैं, है ना। ए में जो एरर आया वो पॉजिटिव आया, डेल्टा ए बाई ए में पॉजिटिव आया डेल्टा ए बाई ए में निगेटिव आया डेल्टा ए बाई ए में निगेटिव आया डेल्टा ए बाई ए, बी में इसके साथ क्या आया, पॉजिटिव आया डेल्टा बी बाई बी में इसके साथ निगेटिव आया डेल्टा बी बाई बी, इसमें पॉजिटिव आया डेल्टा बी बाई बी, और इसमें भैया क्या आया, निगेटिव आया डेल्टा बी बाई बी। तो माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो अधिकतम, ये देखिए सापेक्ष त्रुटि है ना, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, पॉजिटिव मैक्सिमम है और नेगेटिव मैक्सिमम कितना है, माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इन दोनों को नहीं लिया जाएगा क्योंकि हम जब भी त्रुटि के बारे में बात करेंगे कि उसमें कितनी अधिकतम त्रुटि हो सकती है तो उस समय हम अधिकतम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अधिकतम त्रुटि जो है प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड रिलेटिव, है ना, ये इसको बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये प्लस माइनस ए रिलेटिव एरर इन ए, सापेक्ष त्रुटि ए में, प्लस रिलेटिव एरर इन बी, है ना, सापेक्ष त्रुटि बी में, दोनों तरफ से ये कट गया तो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी हो गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर जेड बराबर अगर ए इंटू बी के बराबर अगर हो, है ना, जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी के बराबर अगर हो, तो जहां तक इसमें जेड में मेजर करेंगे ए और बी को तो त्रुटि पहुंचेगी किसमें, जेड में। ठीक है, तो जेड में जो त्रुटि होगी वह ए में की त्रुटि और बी में की त्रुटि से कैसे जुड़ी होगी, वो उसका नियम हमको पता चल गया कि जो सापेक्ष त्रुटि ए में है, रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी विल बी, दोनों का सम ले लेंगे तो रिलेटिव एरर इन जेड आ जाएगा, सापेक्ष त्रुटि जेड में, है ना। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये प्रतिशत त्रुटि, ये प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, मतलब ए में प्रतिशत त्रुटि प्लस बी में प्रतिशत त्रुटि बराबर जेड में प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगा। ठीक, तो आई होप एंड ट्रस्ट दैट यू हैव फॉलोड द रूल। लेकिन अगर मान लीजिए जेड बराबर अगर ए स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बी की जगह क्या हो गया, ए हो गया, तो यहाँ डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी की जगह बी बाई बी हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू टाइम्स दैट ऑफ डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से अगर z इज इक्वल टू ए टू द पावर अगर n हो तो रिलेटिव एरर इन z क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू n टाइम्स दैट ऑफ द रिलेटिव एरर इन a हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ नियम है। अब जो बात z इज इक्वल टू a इंटू बी पर लागू हुई है वही z इज इक्वल टू a बाई बी पर भी लागू होगी। मतलब अगर ए को मेजर किया इसमें रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाई ए आया और बी को मेजर किया उसमें रिलेटिव एरर डेल्टा बी बाई बी आया, तो जेड में जो रिलेटिव एरर आया ए के रिलेटिव एरर और बी के रिलेटिव एरर का सम के बराबर आएगा। ठीक है, रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। ठीक है, ओके। अब आइए, अब इसका प्रूफ तो मैं नहीं देने जा रहा हूं, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम बेहद जनरल केस के बारे में अगर बात करें
ठीक है। बेहद जनरल केस के बारे में अगर बात करें, जेड इज इक्वल टू मान लीजिए a⁴m इंटू b⁴n, है ना, डिवाइडेड बाई c⁴p इंटू d⁴ अगर q अगर है, तो रिलेटिव एरर इन जेड क्या आएगा? रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू m इंटू रिलेटिव एरर इन a प्लस n इंटू रिलेटिव एरर इन b प्लस P इंटू रिलेटिव एरर इन C प्लस Q इंटू रिलेटिव एरर इन D आएगा। ठीक है, ये रूल है। तो मैं समझता हूँ कि त्रुटियों का संयोजन टॉपिक आपको क्लियर हो गया, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अब NCERT में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग थोड़ी देर में करेंगे।